क्लास 8 साइंस की नई पुस्तक है जिज्ञासा। इसमें अध्याय है दूसरा, अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे। तो चलिए हम इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं इस वीडियो में। ये रहे अभ्यास के प्रश्न, जिज्ञासा बनाए रखें। देखिए इस एक्सरसाइज में हमें टोटल 8 सवाल हल करने हैं। देखिए पहला सवाल है, कोशिका के विभिन्न भागों के नाम निम्नलिखित हैं, इन्हें निम्नांकित आलेख में उपयुक्त स्थानों पर लिखिए। यहाँ पे क्या है, ये कोशिका के नाम है यानी विभिन्न अंग हैं। केंद्रक, हरितलवक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, केंद्रकाव्य। और यहाँ पे ये कोशिकाएं हैं। ये हो गए पर्पल कलर की देख रहे हैं आप, ये केवल जीवाणु कोशिकाएं हैं। ये पिंक वाली लाइट पिंक है, ये जंतु कोशिका। ये हरी जो है ये प्लांट कोशिका है। तो हमें क्या करना है, जो जो अंग है जिसमें वो पाए जाते हैं वो हमें ड्रॉ कर लेने हैं, भर लेने हैं, इस आलेख में भर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे भरना है। देखिए वो कौन से अंग है जो केवल जीवाणु में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे भरेंगे। वो कौन से अंग है जो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, यहाँ पे। और ये एनिमल सेल में। और वो जो अंग होंगे जो तीनों में पाए जाते हैं, तो ये बीच में हम इसको भर लेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है ये तो तीनों में आ रहा है। देखिए ये बीच वाला पार्ट, तो यही हमें ये काम करना है। तो आइए भरते हैं। देखिए सबसे पहला भाग है केंद्रक। केंद्रक जो है प्लांट और एनिमल सेल, ये दोनों में पाया जाता है। तो हम यहाँ कहाँ भरेंगे, देखिए ये हो गया जंतु कोशिका, प्लांट से एनिमल सेल, और ये प्लांट सेल। तो इसके बीच में यहाँ पे हम भर लेंगे। क्या भरेंगे, हमें भरना है केंद्रक में पौधे और जंतु कोशिका में, इस वाले पार्ट में। ठीक, क्योंकि ये दोनों को कवर कर रहा है। दूसरा है हरित लवक। हरित लवक केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, केवल पौधे में पाया जाता है, तो यहाँ पे हम भरेंगे हरित लवक। तीसरा है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली देखिए पौधे, जंतुओं और जीवाणु तीनों में पाया जाता है, इसका मतलब हम इसको बीच में भर लेंगे ताकि ये तीनों पार्ट यानी तीनों सेल में ये आ जाए, क्योंकि ये तीनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। अगला पॉइंट है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो है पौधे, जंतु और जीवाणु ये भी तीनों में पाया जाता है, तो यहाँ पे हम भर लेंगे। अगला जो है भाग कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ पौधे, जीवाणु कोशिका में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, पौधा और जीवाणु। देखिए ये हो गया आपका पौधे का, ये हो गया जीवाणु का, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, इसके बाद केंद्रकाव। देखिए केंद्रकाव जो है आखिरी है, ये केवल जीवाणु कोशिका में पाया जाता है, तो यहाँ पे हम भरेंगे केंद्रकाव। तो इस तरीके से हमने ये पूरा कर। देखिए अगला सवाल है दूसरा, आनंदी ने 2 परखनली ली, उन्हें क और ख से चिन्हित किया। क और ख नामक 2 परखनली ली, उसने प्रत्येक में 2 चम्मच चीनी का घोल डाला। देखिए यहाँ पे, और प्रत्येक परखनली में, ठीक है, चीनी का घोल डाला, और परखनली ख में उसने 1 चम्मच खमीर यानी ईस्ट डाला। उसके पश्चात प्रत्येक परखनली के मुंह को 2 फूले हुए गुब्बारे लगाएं। उसके इस व्यवस्थापन को धूप में दूर गर्म पर रखा। देखिए एक ख में जिन्होंने उसने डाला खमीर, ईस्ट इसमें डाला, इसमें नहीं डाला। दोनों में चीनी का घोल है और उसके घोल के बाद भी इसमें ईस्ट डला हुआ है। और देखिए हमें सही विकल्प का चयन करना है। सवाल क्या है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3-4 घंटे के पश्चात क्या होगा। उसने देखा कि परखनली ख गुब्बारा फूला हुआ था, जिसने उसने ईस्ट डाले हुए थे यानी खमीर डाला हुआ था। इसका संभावित स्पष्टीकरण क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस है, ये आपको चयन करना है। क्यों फूल गया ये, तो आइए इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए खमीर यानी ईस्ट एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो कवक की श्रेणी में इसको रखा जाता है। ये खाद्य पदार्थों में ये फुलाने का काम करता है, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे देखिए भटूरे बनाने हो, उसको मिलाते हैं और 3-4 घंटे बाद वो फूल जाता है। ठीक है, तो कोई भी खाद्य पदार्थ में ये फूलने के बाद क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये उत्सर्जन कर देता है। ठीक, क्योंकि वो खाद्य पदार्थों से ऊर्जा का वो ग्रहण करता है और ऊर्जा मुक्त होती है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देता है। यहाँ पे चीनी डाला हुआ है तो क्या होगा, उसके साथ किण्विन होगा और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस फूल जाएगी, इसलिए वो गुब्बारा फूल गया ख पार्ट वाला।
देखिए इसके ऑप्शंस को पहले आप पढ़िए। परखनली खां में पानी वाष्पित हो गया और गुब्बारे में जल वाष्प भर गई, क्या ये सही विकल्प है? बिल्कुल गलत है। गर्म वातावरण ने परखनली खां के भीतर की हवा को फैला दिया जिससे गुब्बारा फूल गई, ये भी नहीं होगा। ग पार्ट में यीस्ट ने परखनली खां के भीतर एक गैस उत्पन्न की जिससे गुब्बारा फूल गया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है ग पार्ट वाला। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे उत्तर ग। यीस्ट ने परखनली खां के भीतर एक गैस उत्पन्न की जिससे कि गुब्बारा फूल गया। तो स्पष्टीकरण में देखिए, खमीर यानी यीस्ट ने चीनी को किण्वित किया और उसके बाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली जिससे कि गुब्बारा फूल गया। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल है तीसरा सवाल। देखिए इसी का सेकंड पार्ट है। क्या है? आनंदी ने एक परखनली ली जो चूने के पानी से 1/4 भाग भरा हुआ था। उसने परखनली खां से, जो परखनली खां में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बन गई है इस, और देखिए चीनी के किण्वन से गुब्बारे में इस तरह निकाला कि गुब्बारे से भरी हुई गैस बाहर ना निकल सके, और उस गुब्बारे को चूने के पानी वाली परखनली में जोड़ा तो अच्छी तरीके से हिलाया। आपके विचार से ये क्या जानना चाहती होगी? देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है चूने के पानी से मिलता है तो दुधिया रंग परिवर्तित कर देता है, जो ये स्पष्ट तौर पे ये दिखाता है ये गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, आनंदी ने यह जानना चाहती है कि चीनी के घोल में खमीर यानी यीस्ट डालने से उत्पन्न जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है या अन्य कोई गैस है। यदि चूने का पानी दुधिया हो जाता है तो ये क्या है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्लियर हुआ। देखिए अगला सवाल है तीसरा। एक किसान अपने खेत में गेहूं की फसल की बुआई कर रहा था। उसने फसल की अच्छी उपज पाने के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन समृद्ध उर्वरक डाला, नाइट्रोजन के ठीक है उर्वरक डाला। पड़ोस के खेत में एक और किसान था, उसने सेम की फसल उगा रहा था परंतु उसने स्वस्थ फसल प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन से समृद्ध उर्वरक नहीं डाला। क्या आप इसके कारणों पर विचार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए गेहूं की फसल जो है गैर दलहनी फसल है, वो दलहन वाली प्लांट नहीं है, जबकि सेम एक दलहन वाली प्लांट है। इसके जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होते हैं, ठीक है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए आप। जीवाणु जो है राइजोबियम जीवाणु है जो फलीदार प्लांट के जड़ों में पाया जाता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक, कौन से? सेम, मटर, मंसूर के जड़ों में मूल ग्रंथियों में होते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है जिससे कि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है और उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इसका उत्तर आपको सीधे तौर पे यही करना है। पड़ोसी किसान द्वारा नाइट्रोजन उर्वरक न डालने का कारण यह है कि उसने दलहनी फसल सेम उगाई थी। दलहनी फसलों के जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल नाइट्रोजन को सोख कर मिट्टी में स्थिर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गेहूं एक गैर दलहनी फसल है जिससे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता, अतः उर्वरक की आवश्यकता पड़ गई। अगला सवाल है चौथा। स्नेहल ने अपने बागीचे में 2 गड्ढे क और ख खोदे। गड्ढे क में उसने फलों और सब्जियों के छिलके डाले और सूखे पत्तों के साथ मिला दिया। ध्यान देना है, फलों और सब्जियों के छिलके और सूखे पत्ते ये तीनों एक साथ मिला दिया जो गड्ढा है क में, और गड्ढा ख में उसने क्या किया कि उसी तरीके कचरे को मिलाया लेकिन आपस में मिलाया नहीं। ठीक है, ठीक, मिलाए बिना ही डाल दिया। तो दोनों गड्ढों को मिट्टी से ढक दिया और 3 हफ्ते बाद यानी 21 दिन बाद वो क्या जांचने का प्रयास कर रही है। देखिए स्नेहल यह जांचने का प्रयास कर रही है कि हरे कचरे, फल और सब्जियों के छिलके और भूरे कचरे, ठीक है, यानी सूखे पत्ते के साथ मिलाने पर अपघटन की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, जब हरे और भूरे कार्बन जो मिलते हैं, ठीक, जो हरे में क्या होता है नाइट्रोजन होता है और सूखा पत्ता होता है तो कार्बन होता है, तो मिलने से उचित संतुलन हो गया जिससे कि अपघटन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। और नहीं मिलाएंगे तो अपघटन की प्रक्रिया तेज नहीं होगी, वो जल्दी सड़े गलेगा नहीं। ये पूरा आपका आंसर हो गया, लिख लेना है यही। इसके बाद है पांचवा। देखिए निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों की पहचान करें। पहला है मैं प्रत्येक प्रकार के वातावरण में और आपकी आंत में रहता हूँ, तो ये हो गया जीवाणु यानी बैक्टीरिया रहता है। देखिए मनुष्य के आंत में भी कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि इसेरी कोली हो गया, ठीक है, प्रोबैक्टिक्स हो गया। ये आंत को स्वस्थ रखने में और पाचन में ये मदद भी करते हैं। ये हो गया जीवाणु यानी बैक्टीरिया। दूसरा है मैं पाव, रोटी और केक में मुलायम और फुला हुआ बनाती, हम सभी जानते हैं इसको खमीर बोलते हैं। ठीक,
खमीर हो गया। तीसरे में हम भरेंगे मैं दलहनी यानी फलीदार पौधे की जड़ों में रहता हूँ, उनकी वृद्धि और पोषण के लिए तत्व प्रदान करता हूँ। राइजोबियम जीवाणु हो गया जो दलहनी प्लांट के जड़ों में रहता है और वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। ये आपको आंसर कर लेने हैं। 6 नंबर सवाल क्या है, ये जांचने के लिए एक प्रयोग कल्पित कीजिए कि सूक्ष्मजीवों को अपनी वृद्धि के लिए उचित तापमान, इष्टतम तापमान, वायु और नमी की आवश्यकता होती है। देखिए ये प्रयोग हमें बताना है। चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आवश्यक सामग्री लेनी है। ब्रेड 3, ठीक, 3 प्लास्टिक के थैला, पानी और फ्रिज। पहले प्रक्रिया समझिए। सैंपल ए में हम क्या करेंगे, ब्रेड के गीला कर लेंगे पानी डालकर और प्लास्टिक बैग के कमरे में के तापमान पर, ये नॉर्मल टेम्परेचर में हम इसको रख लेंगे, जो कमरे का तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस। सैंपल बी में क्या करेंगे, ब्रेड को सूखा रखेंगे, पानी वगैरह नहीं डालेंगे, प्लास्टिक की थैली में बांध देंगे और कमरे के तापमान में इसको भी रख देंगे। सैंपल सी में क्या करेंगे, ब्रेड को गीला कर लेंगे, प्लास्टिक के थैले में रखकर फ्रिज में रख लेंगे और 3-4 दिनों के बाद अवलोकन करेंगे। क्या निष्कर्ष निकला, सैंपल ए जो हमने पानी और गर्म किया कमरे के तापमान पर रखा तो उसमें हरी और काली फफूंदी तेज़ी से उगाएंगे उसमें। सैंपल बी जो सूखा और गर्म है, बहुत कम या ना के बराबर होगा, ठीक है, सूखा है लेकिन कमरे के तापमान पे है, होगा लेकिन कम होगा। और सैंपल सी गीला हमने किया, नमी और ठंडा, इससे ब्रेड फफूंदी नहीं पड़ेगी जो हमने फ्रिज में रखा। क्या निष्कर्ष निकला कि सूक्ष्मजीव सबसे अच्छी तरीके से तब बढ़ते हैं जब तापमान, वायु और नमी अनुकूल हो, उनके अनुकूल हो, ठीक है, तापमान ज़्यादा हो, नमी भी हो तो वो ज़्यादा बढ़ेंगे। ये आपका पूरा हो गया इसका आंसर, यही आपको कर लेने हैं। 7 नंबर सवाल देखिए, ब्रेड के 2 स्लाइस लीजिए, एक स्लाइस को सिंक के पास एक प्लेट में रखिए, दूसरे स्लाइस को रेफ्रिजरेटर में रखिए, ठीक है, बाहर एक रेफ्रिजरेटर में। 3 दिन के पश्चात दोनों स्लाइस की तुलना कीजिए और अपने अवलोकन को अभिकलित कीजिए या अपने अवलोकन का कारण हमें ये बताना है। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे कि 3 दिन बाद जब हम देखते हैं तो क्या होता है, तो सिंक के पास रखी ब्रेड जो है स्लाइस की फफूंदी उगाते हैं और फ्रिज में जो रखी है उस पर कोई फफूंदी नहीं उगता। कारण है कि सिंक के पास मौजूद गर्म और नमी वाले वातावरण सूक्ष्मजीवों को बढ़ा देते हैं और फ्रिज को, ये ठंडा है तो तापमान नियंत्रण से ठंडा से वो नहीं बढ़ पाते हैं। 8 नंबर है, एक विद्यार्थी अवलोकन करता है कि जब वो दही को एक दिन में के बाहर रखा जाता है, दही को एक दिन के लिए बाहर रखा जाता है तो अधिक खट्टा हो जाता है। इस अवलोकन को 2 संभावित स्पष्टीकरण हमें करना है। देखिए जब दही को एक दिन के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है तो वो ज़्यादा खट्टे हो जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्मजीव जो लैक्टिक एसिड है, बैक्टीरिया है, वो लैक्टोज में लगातार किण्वन प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक एसिड बनाता है जिससे कि दही खट्टा हो जाता है। और दूसरा है कि गर्म तापमान में बैक्टीरिया की गतिविधि तेज़ हो जाती है और एसिड उत्पादन यानी बनना वो ज़्यादा हो जाता है, यानी खट्टापन बढ़ेगा और तेज़ी से वो करेगा, ठीक है, इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए इसका आखिरी सवाल है 9 नंबर, चित्र 2.15 में दिए गए विस्थापन का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का आंसर हमें करना है। ये आपको गौर करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, फ्लास्क में चीनी का घोल यहाँ पे है, ठीक है, और इसमें क्या मिला दिया गया है, ईस्ट मिला दिया गया है और एक पाइप से प्रकनली में जोड़ दिया गया है। खा पार्ट में इसमें चूने का पानी है, ठीक। देखिए 3 सवाल पूछे गए हैं, आइए इसका आंसर करते हैं। फ्लास्क में चीनी का घोल का क्या होगा इसमें मिलाने से। देखिए हम तो कई दफ़ा हमने आपको ये बताया कि ईस्ट जो है फ्लास्क में मौजूद गुनगुने चीनी के घोल से किण्वित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और थोड़ी मात्रा में अल्कोहल ये बना देता है। देखिए जिस पदार्थ से मिलता है वो पोषण करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और थोड़ी मात्रा में अल्कोहल भी बनाता है, ठीक। ये आपका आंसर हो गया पहले का। दूसरा, 4 घंटे पश्चात आप प्रकनली खा में क्या देखते हैं और आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ। देखिए जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी तो यहाँ पे परखनली में पहुँची तो चूने का पानी है तो इसको दूधिया कर देगा। परखनली खा में 4 घंटे बाद देखने पर मौजूद जो चूने का पानी है दूधिया हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी को ये बताता है। सी पार्ट में, यदि फ्लास्क में यीस्ट ना डाला जाए तो क्या होगा, इसमें आगे यीस्ट ना डाला जाए तो क्या होगा, सिर्फ चीनी ही रहे तो लिखेंगे किण्वित नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, प्रकनली खा में मौजूद चूने का पानी साफ़ रहेगा, इसमें चूने का पानी साफ़ रहेगा। तो इस सवाल के साथ हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।